Okay, friends. So today we are going to discuss exemptions, different exemptions under section 54, 54B, 54, 54D, 54EC, 54F, G, GA and G. क्लियर? तो देखते हैं। हमने कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन देखा। कंप्यूटेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कितने रुपए में आपने असेट सेल की, उसमें से माइनस करते हैं कमीशन। अगर आपने असेट को सेल करने में सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए या कमीशन पे किया तो वो माइनस करते हैं। उसके बाद माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और ये दोनों माइनस करके जो अमाउंट आता है वो आता है कैपिटल गेन। और ये जो कैपिटल गेन होता है वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो हमने देखा था शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सेल करने पे, ट्रांसफर करने पे जो कैपिटल गेन अराइज होता है वो शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म को सेल करने पे लॉन्ग टर्म होता है। क्लियर? तो ये हमने पूरा कंप्यूटेशन देखा। कंप्यूटेशन के बाद में कैपिटल गेन, जो भी कैपिटल गेन आता है वो कैपिटल गेन, सपोज आपने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया, बहुत पहले परचेज किया था और 10 लाख रुपीज में या 2 साल के अंदर अंदर परचेज किया था 10 लाख का और 50 लाख का सेल कर दिया, तो आपको 40 लाख रुपीज का कैपिटल गेन हुआ। ये जो 40 लाख का कैपिटल गेन है, ये इस कैपिटल गेन को आप सेव कर सकते हैं, एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। तो एग्जाम्पशंस में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करके या कंडीशंस फॉलो करके आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं। तो आपका जो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहला सेक्शन हमारे पास आ रहा है सेक्शन 54। तो 54 में क्या करते हैं, देखो हमने पूरा जो सेक्शंस है उन सेक्शंस को ऐसे समराइज कर लिया है। पहली बात है किसे मिलेगी एग्जम्पशन, कौन सी असेट सेल करेंगे, असेट बॉट आप खरीदेंगे कौन सी असेट, कितने समय के अंदर अंदर खरीदनी होगी और एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, है ना। फिर लॉक इन पीरियड, यानी उस असेट को लॉक इन पीरियड लास्ट है। लॉक इन पीरियड का मतलब कितने समय तक आप उसे सेल नहीं कर पाएंगे। कुछ समय ऐसा रहेगा जितने समय तक आपने जो नई असेट परचेज की है वो नई असेट को आप सेल नहीं कर पाएंगे, यानी लॉक इन पीरियड रहेगा। ये रिस्ट्रिक्शन रहेगा सेल करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 54 से। पहला सेक्शन आ रहा है 54। तो 54 में किसे मिलेगी ये जो एक्सेम्पशन है 54 की मिलेगी किसे, इंडिविजुअल और एचयूएफ, केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। ठीक है। असेट सेल, आपने सेल क्या किया, कौन से असेट सेल की, तो आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल की। कौन सी हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते थे, वो असेट आपने सेल की। और ये जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है कैसी होनी चाहिए, ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। हमने देखा था लॉन्ग टर्म के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए देखा था ना 25 4 months और मोर। if you hold any house property for more than 24 months then it becomes लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या था कि होल्डिंग पीरियड जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मोर देन 24 मंथ्स। तो अगर 24 मंथ से ज्यादा या इक्वल आपने होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी। और जो आपने सेल की एसेट वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, कम से कम 2 साल से आपके पास हो। अगर 2 साल से पहले आप सेल कर देते हैं किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, हाउस प्रॉपर्टी को, तो फिर ये डिडक्शन, ये जो एग्जम्पशन है ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। क्लियर। फिर असेट क्या खरीदी, तो असेट भी आपका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये जो दूसरी असेट है जो परचेज की, ये परचेज करने वाली असेट भी क्या होनी चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप कितनी परचेज कर सकते हो, 1। पहले समझना बात को, 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आप एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कोई भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल जो फाइनेंस एक्ट 2019 था, यानी अभी का जो फाइनेंस एक्ट है जो हमारे सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है, उसमें एक अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट आके इन्होंने 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अलाउ कर दिया। अभी तक इनकम टैक्स एक्ट में एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की परमिशन थी, अभी फाइनेंस एक्ट 2019 में एक और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी आप कितनी परचेज कर सकते हो, 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। सेल एक की और परचेज कितनी की, 2। क्लियर। जैसे आपको यहाँ सेल की, सेल करने पे आपको जो कंसिडरेशन मिला वो कंसिडरेशन मान लेते हैं 50 लाख रुपीज का मिला। तो 50 लाख रुपीज का कंसिडरेशन आपको इन्वेस्ट करना है कहीं, तो इन्वेस्ट करना है तो आपने क्या किया, एक हाउस प्रॉपर्टी ये परचेज की 1, इसमें इन्वेस्टमेंट किया आपने 30 लाख, और दूसरी एक और हाउस प्रॉपर्टी परचेज की, इसमें इन्वेस्टमेंट किया 20 लाख। तो टोटल आपका इन्वेस्ट हो गया ना इसमें 20 लाख। तो ये जो 2 हाउस प्रॉपर्टी है ये अलाउड है। कब से अलाउड है, 2019
19 फाइनेंस एक्ट के बाद से अलाउड है। तो ये फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी थी और ये सेकंड हाउस प्रॉपर्टी थी, तो आप 2 हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, 2 हाउस प्रॉपर्टी, एक तो ये वाला जो बेनिफिट है 2 हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने का, ये वंस इन लाइफ टाइम है, यानी वंस इन लाइफ, पूरे लाइफ में 2 हाउस प्रॉपर्टी वाला बेनिफिट आप एक ही बार ले सकते हैं। क्लियर? पूरी लाइफ में एक बार। अदरवाइज कितनी हाउस प्रॉपर्टी अलाउड होंगी? 1 हाउस प्रॉपर्टी ही अलाउड होगी। क्लियर? और एक कंडीशन है, यस सर। एक और कंडीशन है, जो कैपिटल गेन है वो लेस देन 2 करोड़ होना चाहिए। 2 हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब कैपिटल गेन आपका कितना हो, लेस देन 2 करोड़। जैसे आपका ये जो कैपिटल गेन हुआ था ना 50 लाख ना होके अगर ये तो 2 करोड़ से ज्यादा हुआ होता, तो फिर आपको एक ही हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना है, कहीं भी परचेज करें एक हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? तो फिर 2 हाउस प्रॉपर्टी अलाउड नहीं होंगी। 2 हाउस प्रॉपर्टी तभी अलाउड है जब जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ रुपीज से कम है। क्लियर है? समझ गए? एक हाउस प्रॉपर्टी तो अलाउड है, आप एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं कभी भी। जैसे आपको 5 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, ये जो कैपिटल गेन हुआ वो 5 करोड़ का हुआ, 5 करोड़ का कैपिटल गेन है का मतलब है कि ये जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। कितनी? एक ही परचेज कर सकते हैं। पूरा कैपिटल गेन जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है तो वो आप एक ही में कर सकते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है टाइम लिमिट, कितने समय में करना है परचेज? तो 2 बातें होती हैं, एक तो परचेज होता है और एक कंस्ट्रक्शन होता है। परचेज करने का टाइम है जो ट्रांसफर की डेट है, उस ट्रांसफर की डेट से -1 ईयर और +2 ईयर्स, यानी ट्रांसफर से 1 साल पहले तक परचेज किया हो और 2 साल बाद तक परचेज किया हो। क्लियर है? 1 साल पहले तक और 2 साल बाद तक। क्लियर है? अगर आप कंस्ट्रक्ट कराते यस हैं, सर। कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो ट्रांसफर की डेट के बाद 3 साल तक, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल का टाइम मिलेगा, 3 साल तक कंस्ट्रक्ट करा। समझ गए? तो ट्रांसफर की डेट से परचेज के लिए -1 +2 और कंस्ट्रक्शन के लिए +3, 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए ज्यादा समय मिलता है 3 इयर्स तक। क्लियर? अब एक और बात क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो असेट है वो असेट आपने सेल की, तो ये जो पैसा आया ना 50 लाख रुपीस, क्लियर, तो इससे आप हाउस परचेज करेंगे। तो या तो आप हाउस परचेज कर लें, कब तक कर लें? जो रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करने की लास्ट डेट होती है, जनरली ये 31 जुलाई होती है। तो जो भी लास्ट डेट है कंपनीज के लिए 30 सितंबर होती है। क्लियर? तो जो भी लास्ट डेट होती है उस लास्ट डेट से पहले पहले परचेज कर लें। अगर नहीं परचेज कर पाते हैं, क्योंकि टाइम तो हमें 2 साल तक का है परचेज करने का और हमें कंस्ट्रक्ट करने का टाइम 3 साल का है, तो उस पैसे का क्या करें? फिर ये जो 50 लाख रुपए है उसका करें क्या? तो इसे एक बैंक में अकाउंट खुलता है, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अकाउंट। क्लियर? शॉर्ट में लिख रहे हैं कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अकाउंट। तो ये जो पैसा है आपको उस कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अकाउंट में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। समझ गए? कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अकाउंट होगा बैंक में, उसमें डिपॉजिट कराना होगा, तभी एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर आपने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, शेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं एफडी करा दी या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया ये पैसा, तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। समझ गए कंडीशन? तो ये पैसा आपको यस जो भी, जैसे आपको आपने जो एसेट सेल की ये 1920 फाइनेंशियल ईयर में की, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में ये असेट सेल की। तो 1920 में जैसे यहाँ बता देते हैं, आपने सेल की ये असेट यानी ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर कब की? 1920 में की। तो 1920 के बाद में रिटर्न फाइल करने की डेट आएगी ना, यानी कौन सी डेट आएगी? सपोज 31 जुलाई, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में रिटर्न सबमिट करने की लास्ट डेट होगी 31 जुलाई। ये जो 31 जुलाई है इस डेट तक आपको ये या तो असेट परचेज कर लेनी है, परचेज कर लेते हैं तो नो नीड टू इन्वेस्ट, है ना, कोई बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, पैसा कहीं भी रखो। आप इस डेट तक अगर परचेज कर लेते हो या कंस्ट्रक्ट कर लेते हो, दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस डेट तक रिटर्न जब आपने सबमिट किया उसकी ड्यू डेट तक आप परचेज नहीं करते हैं, तो फिर आपको ये जो पैसा है इसे एक स्पेशल अकाउंट में इन्वेस्ट करना होगा, उसे कहते हैं कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अकाउंट। और मोर और लेस केवल एक सेक्शन हम देखेंगे 54 ईसी, उसे छोड़ के बाकी सभी में ये अप्लाई होता है कैपिटल गेन एग्जेम्पशन स्कीम। यानी आपको इन्वेस्ट पैसा करना ही पड़ेगा कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अकाउंट। बैंक में आप जाएंगे, बैंक में मैनेजर को बोलेंगे आई वांट टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट टू सेव माय कैपिटल गेन, तो फिर वो आपका एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेगा, उस अकाउंट में आप पैसा रखेंगे और वहीं से एक्सपेंडिचर करेंगे। ये इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट मॉनिटर करना चाहती है, मिक्स तो नहीं कर रहे हो इस पैसे को। क्लियर है? अब क्वेश्चन अराइज यस होता है कि एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा?
तो एग्जम्पशन मिलेगा जितना आपको कैपिटल गेन हुआ और जितनी आपने कैपिटल एसेट परचेज की उन दोनों में से जो भी कम होगा। ठीक है, तो कैपिटल गेन हुआ, अगर आपको मान लेते हैं जो कैपिटल गेन हुआ वो कैपिटल गेन हुआ 40 लाख का, मान लेते हैं 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, और जो नई एसेट है वो आपने पूरे 40 लाख की खरीद ली तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आपने 40 लाख की ना खरीद के आपने 20 लाख की परचेज की, नई एसेट कम पैसे की परचेज की, तो इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 20 लाख ही किया री इन्वेस्ट, तो 20 लाख किया तो फिर जो भी लेस होगा वो मिलेगा। क्लियर? और अगर आपने एसेट सेल की 40 लाख की लेकिन नई एसेट आपने परचेज की 60 लाख की, पुराना मकान जो था, पुराना रेजिडेंशियल हाउस वो तो सेल किया कितने का, 40 लाख का, और नया रेजिडेंशियल हाउस 60 लाख का परचेज किया, तो आपको कैपिटल गेन कितना हुआ था, 40 लाख, 40 लाख, है ना। नया एसेट कितने का परचेज किया, नई हाउस प्रॉपर्टी कितने की परचेज की, 60 लाख की, तो इन दोनों में से जो भी लिस्ट है 40 लाख, यानी पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? फिर आता है लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड किसके लिए, जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस है, आपने नया एक मकान बनाया था ना, नया मकान खरीदा था, तो ये जो नया मकान खरीदा था इस नए मकान को न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये जो न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, इस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को आप कितने साल तक सेल नहीं कर सकते, ट्रांसफर जो परचेज है परचेज की डेट से 3 इयर्स तक नहीं सेल कर सकते। क्लियर? आपको 3 इयर्स तक होल्ड करना पड़ेगा। अगर सेल कर देते हैं तो, अगर सेल कर देते हैं तो आपको जो कैपिटल गेन मिला था वो फिर कैपिटल गेन विड्रॉ हो जाएगा, पहले जो एक्सेप्शन दी थी। समझते हैं ये बात? यस ये सेक्शन हो गया पूरा 54। जो सेक्शन है हमारे सारे इसी थीम पे चलेंगे, ठीक है, ऐसे ही चलेंगे, किसे मिलेगी, असेट क्या सेल की, परचेज क्या की, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 54B। तो 54B भी किसे मिलता है, इंडिविजुअल को और एचयूएफ दोनों को, यानी केवल इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है। अगर आप कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, कुछ और है, तो फिर आपको ये वाला एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब इसमें क्या करना है, इसमें करना है कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड को आपको सेल करके और एग्रीकल्चर लैंड ही परचेज करनी है। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, कंडीशन ये है कि वो जो एग्रीकल्चर लैंड है वो आप 2 साल से यूज कर रहे हो, या तो आप यूज कर रहे हो या आपके पेरेंट्स यूज कर रहे हो, कम से कम 2 साल से। किस लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। समझ गए? तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, ये मान लेते हैं ये आपकी एक एग्रीकल्चर लैंड है, और ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, ये एग्रीकल्चर लैंड को आप कम से कम 2 साल से, देखो 2 ईयर्स से, कम से कम 2 साल से आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप यूज कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स यूज कर रहे हैं, किस बात के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी हो सकती है, यहाँ पे अलाउड है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ये आपने सेल किया, और सेल करके परचेज क्या किया, परचेज भी जो किया वो एग्रीकल्चर लैंड ही परचेज किया, नई एग्रीकल्चर लैंड। ये रूरल एरिया में परचेज की या अर्बन एरिया में परचेज की, इससे कोई मतलब नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड परचेज की, ठीक है। और परचेज का टाइम कितना है, कंस्ट्रक्ट तो कर नहीं सकते, कंस्ट्रक्ट तो हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंड तो कंस्ट्रक्ट हो नहीं सकती, तो लैंड तो केवल परचेज हो सकती है। तो परचेज करने का टाइम कितना है, ट्रांसफर की डेट से 2 ईयर्स तक, 2 साल के अंदर अंदर आप परचेज कर लें, ठीक है। तो 2 साल के अंदर अंदर परचेज कर लें। क्लियर? और जो कैपिटल गेन है वो बिल्कुल सेम जैसे ऊपर था ना, बिल्कुल सेम, यानी दोनों में से जो भी लिस्ट वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी आपका जो कैपिटल गेन हुआ वो अगर 40 लाख हुआ और 60 लाख, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल। क्लियर है? और ये जो आपने नई एग्रीकल्चर लैंड, ये मान लो नई एग्रीकल्चर लैंड आपने परचेज की थी, तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड थी, ये एग्रीकल्चर लैंड को आपको न्यू वाली जो एग्रीकल्चर लैंड है, इसे आपको कितने साल अपने पास रखना पड़ेगा, कितने समय तक रखना पड़ेगा अपने पास, 3 साल लॉक इन पीरियड है, 3 इयर्स तक मिनिमम आपको अपने पास होल्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखते हैं, फिर देखते हैं 54D। इजी है ना, तो एग्जम्पशन इजी है, एक ही लाइन पे चल रही है सभी। देखते हैं 54D। 54D क्या है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है वो कंपलसरी एक्वायर हो जाती है, गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है कोई आपकी प्रॉपर्टी, है ना, लैंड या बिल्डिंग या दोनों। तो लैंड बिल्डिंग है वो कंपलसरी एक्वायर, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं ना, मेट्रो प्रोजेक्ट होता है, हाईवे प्रोजेक्ट होता है, कोई टनल बना रहे हैं, कोई और ब्रिज बना रहे हैं, कोई हाईवे बना रहे हैं, किसी भी तरह का गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपकी जो लैंड है वो उस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, तो आपको कंपेंसेशन मिलता है। तो वो जो कंपलसरी एक्वायर करते हैं
उसके बाद में आप अगर ये जो इंडस्ट्रियल, ये जो एग्री होना क्या चाहिए, वो जो लैंड बिल्डिंग है ये किसे मिलती है, किसी भी पर्सन को मिलती है, एनी पर्सन। तो कंपलसरी एक्विजिशन में अगर जाए लैंड तो किसी भी पर्सन को मिलती है। पर्सन का मतलब समझ गए ना यार, पर्सन का मतलब वो कंपनी भी हो हमारा सकती है सेक्शन, कोई। हाँ सेक्शन 231 वाला पर्सन की डेफिनेशन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, है ना, लोकल अथॉरिटी एंड एजेपी, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन। तो वो जो हमारा पर्सन की डेफिनेशन थी ना सेक्शन 231 में, पर्सन जहां भी आएगा इनकम टैक्स एक्ट में, पर्सन मतलब पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 231। तो वो जो पर्सन है उस पर्सन की डेफिनेशन में जो भी पर्सन है सबको मिलेगी। अब ये जो आपका एक्वायर हुआ कंपलसरी एक्विजिशन किसका हुआ, इंडस्ट्रियल लैंड, एल का मतलब यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग। तो इंडस्ट्रियल लैंड हो या बिल्डिंग हो, कोई भी हो, और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, कोई भी हो, अगर कंपलसरी एक्वायर हो गई लैंड एंड बिल्डिंग, फिर आपने परचेज क्या किया, परचेज भी आपने इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग ही किया। लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर हो गई और आपने परचेज भी क्या किया, दूसरी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की। क्लियर। और परचेज का टाइम क्या है, जिस दिन कंपलसरी एक्विजिशन हुआ उस डेट से लेकर के और 3 साल के अंदर अंदर आपको परचेज करना है। क्लियर। अरे और फिर कंपनसेशन रिसीव्ड है ये? हाँ कंपनसेशन रिसीव, वेरी गुड, ये कंपनसेशन रिसीव है। जिस दिन आपको कंपनसेशन मिला ना, ट्रांसफर की डेट से नहीं, क्योंकि आप पैसे तो होंगे नहीं आपके पास, बाकी सेल में, बाकी जो हमने 2 ट्रांजेक्शन देखे उसमें तो पैसा मिलता है ना, यहाँ पे आपको हम्म। ट्रांसफर की डेट पे तो पैसा मिला नहीं। ध्यान से देखो, हम्म। गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, बस ऑर्डर पास कर दिया, एक्वायर कर लिया। अब आपको कंपनसेशन डिसाइड होगा, गवर्निंग कमेटी होगी, डीएम होगा, बहुत सारे लोग होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो एज पर लॉ आपका कंपनसेशन डिसाइड करेंगे। फिर एक डेट को आपको कंपनसेशन मिलेगा, उस कंपनसेशन मिलने के बाद ही आप परचेज कर पाएंगे ना। तो ये जो हाँ कंपनसेशन सर। है वो कंपनसेशन जिस दिन मिला उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको परचेज करनी है, 3 इयर्स का टाइम, समझ गए। अगर थ्री थ्री ईयर से अब हो जाता है तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? तो फिर एक्सेप्शन नहीं मिलेगी, सिंपल, नहीं मिलेगी समझ और गए। उसको अभी अमाउंट आपके को ऊपर बैंक अमाउंट को अकाउंट में डिपॉजिट डलवाना करना पड़ता पड़ेगा। है। आपको कंपेंसेशन मिला, मान लो आपको 5 करोड़ रुपीस का कंपेंसेशन मिला, ठीक है, 5 करोड़ रुपए का। तो आप क्या करो, या तो इस कंपेंसेशन से आप जो रिटर्न सबमिट करने की लास्ट डेट है वहां तक आप उसे इन्वेस्ट कर दो पैसे को। क्लियर। कैपिटल गेन यस अकाउंट सर। में, या तो परचेज कर लो। अगर आप परचेज कर लेते हैं कोई भी इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उस डेट तक नहीं परचेज करते, आप कहते हैं हमारे पास तो 5 इयर्स का टाइम है, वो सॉरी 3 इयर्स का टाइम है, तो आप इस पैसे को आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। कैपिटल गेन एग्जेम्पशन स्कीम में एक सेपरेट अकाउंट ओपन करके 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और इस पैसे को केवल और केवल यूटिलाइज किस लिए कर पाओगे आप, परचेज के लिए। कोई और बेनिफिट या परचेज के कोई और लिए। इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, समझ गए। तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। क्लियर है, समझ गए। यस सर। यस और सर। एग्जेम्पशन क्या है, वही विच एवर इज लेस, तो लेस सेम कैसे मिलेगी, जैसे पहले थी वैसे ही मिलेगी। क्लियर। कैपिटल गेन ये जो ऊपर मिली थी वैसे ही मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू असेट तो भी जो भी दोनों में से लीस्ट होगा वो मिलेगी। और लॉक इन पीरियड कितना है, लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का है। सही है। क्लियर, समझ गए। यस सर। ठीक है, फिर देखते हैं। यस सर। एक सेक्शन है 54 ईसी। 54 ईसी क्या है, 54 ईसी में किसे मिलेगी, एनी पर्सन, सभी को मिलेगी। एनी पर्सन का मतलब वही पर्सन का मतलब सेक्शन 231 वाले पर्सन, कोई भी हो, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, सभी को मिलेगी। इसमें क्या है, आपने जो ट्रांसफर किया 54 ईसी में वो क्या किया, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, यानी लैंड ट्रांसफर की या बिल्डिंग ट्रांसफर की या बोथ, दोनों में से दोनों ट्रांसफर की। क्लियर। कई बार केवल लैंड होती है, कई बार बिल्डिंग ही ट्रांसफर की। लैंड के राइट जैसे फ्लैट देते हैं तो उसमें लैंड का राइट नहीं देते हैं, केवल फ्लैट होता है, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। अब आप परचेज क्या करेंगे, परचेज करेंगे बॉन्ड्स, परचेज करेंगे बॉन्ड्स। और ये बॉन्ड्स का जो मेच्योरिटी पीरियड होगा वो कितना होगा, मिनिमम 5 इयर्स का 5 ईयर। मेच्योरिटी पीरियड होगा। ठीक है। इशू किसने किए हों ये बॉन्ड्स, या तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किए हों, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ने किए हों, या पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किए हों, या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किए हों। तो इन 4 इंस्टीट्यूट ने अगर बॉन्ड इशू किए हैं तो वो बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। यानी यहाँ जितना भी कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। और ये जो असेट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ लिमिट है। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है, 50 लाख रुपीस की लिमिट है, 50 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। कितना आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट,
आप मैक्सिमम 50 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और परचेज करने का टाइम यहाँ कम है, परचेज करने का टाइम कितना है, जिस दिन सर अगर ट्रांसफर हो अमाउंट ज्यादा हुआ फिर क्या होगा सर? आपको इन्वेस्टमेंट 50 लाख से आप ज्यादा का अमाउंट? हो सकता है आपको आपको 100 करोड़ का गेन हुआ, कैपिटल गेन, या 1 हाँ। करोड़ का हुआ, है ना। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी आप कितना भी करो, नो नो लिमिट। लेकिन आपको यहाँ 54 ईसी में कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, यहाँ के लिए मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम आपको कितनी मिलेगी, 50 लाख रुपीस। और सब बाकी का अमाउंट उसका क्या करेंगे फिर? वो बाकी और स्कीम में अगर आते हो और किसी सेक्शन में बेनिफिट मिलता है तो ठीक है। इस सेक्शन में गवर्नमेंट अच्छा ने अच्छा। रिस्ट्रिक्शन किया है। गवर्नमेंट ये चाहती है ना, आपको ओके बेनिफिट भी ओके। देना चाहती है, ये भी नहीं चाहते आप पूरा का पूरा कैपिटल गेन ही एग्जाम करा लो। ठीक है, आपने बॉन्ड्स इतने परचेज कर लिए, आपको 5 करोड़ का हुआ कैपिटल गेन, आपने पूरे 5 करोड़ के बॉन्ड परचेज कर लिए, 1 रुपए का टैक्स नहीं देना चाहते। तो गवर्नमेंट आपको एक लिमिट तक बेनिफिट देना चाहती है, और वो लिमिट क्या है, 50 लाख रुपए। समझ गए, क्लियर है। यस तो सर। बॉन्ड्स आप कितने के परचेज कर यस। सकते हो, 50 साल के, 50 लाख रुपए। क्लियर। परचेज का टाइम कितना है, ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर अंदर, यहाँ कम टाइम है। और यहाँ जो ओके। कैपिटल, केवल ये सेक्शन ऐसा है जिसमें वो जो कैपिटल गेन स्कीम थी ना, अकाउंट ओपन कराना होता था, कैपिटल गेन हाँ सर। एग्जाम्पशन स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट करना होता, क्योंकि टाइम ही जब 6 महीने का है, तो 6 महीने का टाइम तो बहुत कम हो गया ना, थोड़ा सा टाइम है। तो फिर ये जो कैपिटल गेन एग्जाम्पशन अकाउंट होता है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, यहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि 6 महीने का टाइम है ट्रांसफर की डेट से, केवल 6 महीने में इन्वेस्ट करना है। ठीक है ना, तो 6 महीने में इन्वेस्ट करना है, तो फिर वो कहीं इन्वेस्ट की जरूरत नहीं है आपको, ये अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं। क्लियर है। फिर यस सर। ये जो कैपिटल गेन, जो अमाउंट कितना इन्वेस्ट होगा, एक्सम्पशन कितना मिलेगा, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था। जैसे पहले था, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट दोनों में से जो भी लीस्ट होगा उतना मिलेगा। और यहाँ जो होल्डिंग पीरियड है, ये 3 गलत हो गया, 5 ईयर्स है। होल्डिंग पीरियड कितना है इनका, 5 साल। 5 साल इसीलिए क्योंकि ये जो होने भी चाहिए वो मेच्योरिटी भी इनकी कितनी होनी चाहिए, 5 ईयर्स ही होनी चाहिए, 5 और आप ईयर्स। कम से कम 5 ईयर्स तक ही इन्हें अपने पास रखें। क्लियर है। ठीक है। यस सर। चलो एक सेक्शन और यहाँ लिखा नहीं है, डिस्कस करते हैं। Just a minute. ठीक है, देखते हैं एक और सेक्शन 54F। 54F, 54F क्या है, ये भी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है, केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। ठीक है, यहाँ ट्रांसफर क्या की हो, एसेट, एनी एसेट, कैसी एसेट हो, कोई भी कैपिटल एसेट हो, एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो एक सेक्शन दिया है ना 54, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। परचेज क्या करना है, परचेज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी करनी है। परचेज क्या करना है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी आपने और असेट सेल की, जैसे ज्वेलरी सेल की, कुछ भी कैपिटल असेट सेल की, वो कैपिटल असेट सेल करने के बाद आपने परचेज क्या किया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और यहाँ पे केवल एक ही है, यहाँ वो 2 वाला बेनिफिट नहीं दिया है। कितनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की, एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की। क्लियर। और इसके बाद परचेज करने का टाइम कितना, तो टाइम वही माइनस, अगर आप परचेज कर रहे हैं तो -1 +2, और अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो +3। ठीक है ना, टाइम लिमिट वही सेम जो सेक्शन 54 में थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल एक अलग चीज है, इस 54F में ही सेक्शन है, यहाँ पे एग्जम्पशन कितनी मिलती है, प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन मिलती है। प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन का मतलब है कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतनी ही एग्जम्पशन आपको मिलेगी, उतने ही प्रोपोर्शन में एग्जम्पशन मिलेगी। जैसे आपको जो कैपिटल गेन, आपकी जो असेट थी, उस असेट की वैल्यू, मान लो जो असेट सेल की, यहाँ पे कैपिटल असेट सेल की, वो आपने सेल की 100 लाख की, और जो नई असेट परचेज की
वो असेट परचेज कितने की? वो असेट आपने परचेज की 80 लाख की। एक तरह से आपने कितना परसेंट, ध्यान से देखो, कितना परसेंट अमाउंट इन्वेस्ट किया है नई असेट में? 80% किया है ना? 80%। 80%। तो अगर आपको कैपिटल गेन हुआ, मान लो इसमें 20 लाख रुपीज का कैपिटल गेन हुआ, तो 20 लाख इंटू 80%, यानी आपको कितना मिलेगा? क्योंकि आपने 80% अमाउंट इन्वेस्ट किया है ना, तो आपको 20 लाख का 80% यानी 16 लाख रुपीज का एग्जम्पशन मिलेगा। प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन मिलती है। बाकी केसेस में प्रोपोर्शनेट नहीं है। बाकी केसेस में क्या है, जितना कैपिटल गेन हुआ। समझ गए? केवल आपको अमाउंट इन्वेस्ट ओके कितना सर। करना होता था, बाकी सेक्शन में कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना होता था। यहां इन्वेस्टमेंट क्या करना है? पूरा सेल प्राइस। समझ गए डिफरेंस? यहां पूरा सेल प्राइस, यानी 100% एग्जम्पशन चाहिए हाँ तो पूरा 100 लाख इन्वेस्ट करो। ठीक है? अगर कम करोगे तो एग्जम्पशन भी कम हो जाएगी। लेकिन बाकी सेक्शन में क्या था? कैपिटल गेन एग्जाम नहीं करना, सेल कंसिडरेशन नहीं करना था, कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना था। क्लियर है ये बात? समझ गए? सर, ये -1 + 2 क्या बताया था टाइम लिमिट आपने सर? जो हमने वहां देखी, दिखाते हैं। ये जो टाइम लिमिट देखी ना हमने सेक्शन 54 में, ये टाइम लिमिट, ये टाइम लिमिट परचेज की। हाँ हाँ परचेज हाँ कब सर। तक करना है? अगर आप न्यू हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हो तो कितना? -1 + 2। और अगर खुद से कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हो तो कितना? +3। समझ सर गए? +2 तो मतलब कि आगे 2 साल तक अंदर कराना है, और परचेज -1 से करना क्या है, मतलब है? मतलब पहले भी देखो, कई बार आप सेल करते हैं मकान, जैसे आपके पास एक ही मकान है, ध्यान से देखो, गुड क्वेश्चन। जैसे आपके पास एक ही मकान है और एक ही मकान आप सेल कर देंगे अगर, तो सेल करने के बाद कहाँ रहेंगे? सपोज तुरंत रेंट वो दिया, रेंट टेनेंट, रेंट पे रहना पड़ेगा। आप रेंट पे रहना नहीं चाहते, ठीक है? तो बहुत सारे लोग क्या करते हाँ हैं, पहले मकान नया परचेज करते हैं ना, चाहे पार्ट पेमेंट से हाँ करें या बुक करा के करें, कैसे भी करें, वो परचेज करते हैं पहले, उसके बाद पुराना सेल हाँ। करते हैं। ऐसा करते हैं ना बहुत सारे लोग? यस सर। यस और नो? तो आपने वो परचेज करने का, अगर आपने पहले परचेज कर लिया सेल से, तो पहले का मतलब है -1 ईयर, यानी 1 साल पहले तक भी अगर आपने परचेज कर लिया तो वो भी इस एग्जम्पशन के लिए वैलिड परचेज होगा। समझ गए? ओके सर ओके। नया मकान आपने पहले परचेज किया, समझ पहले गए? परचेज कर लेकिन लिया। लेकिन ऐसा नहीं हमने 10 साल पहले परचेज किया था। टाइम लिमिट बनानी पड़ेगी ना, कितने समय तक? आप तो एक कह दोगे साल मैंने 25 साल पहले परचेज किया था। तो टाइम लिमिट कितनी है? टाइम लिमिट इज 1 ईयर, यानी -1 ईयर। 1 साल पहले परचेज कर लिया, आप कह सकते हो इनकम टैक्स ऑफिसर को कि मैंने तो परचेज कर लिया देखो, और 1 साल पहले परचेज कर लिया है, ठीक है? तो वो कहेंगे ठीक है, वैलिड है। समझ गए? ओके सर। माइनस का यस ही सर। मतलब है। तो ये जो पूरा परचेज और सेल का है, ये यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यहाँ भी जो परचेज के लिए टाइम होगा, वो परचेज के लिए टाइम वही होगा -1, और ये ट्रांसफर और पीरियड लॉकिंग है, पीरियड 3 इयर्स। लॉक इन पीरियड 3 इयर्स, वो भी लॉक इन पीरियड में 3 इयर्स ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है? और अगर आपने कंस्ट्रक्ट किया है हाउस, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या टाइम लिमिट रहेगा? यहाँ से 3 इयर्स। क्लियर? ये ईयर्स सेम रहेगा, मतलब जो पहले था वही रहेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है? ये हमारे पास एग्जेम्पशन हो गए। ये यहाँ तक हमारी एग्जेम्पशन कंप्लीट, और इसके साथ हमारा जो कैपिटल गेन चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्टार्ट करेंगे। अदर सोर्स छोटा सा टॉपिक है, एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे छोटा जो हेड है वो अदर सोर्स ही है। विद इन 1 लेक्चर हम कोशिश करेंगे नोट्स सर प्रिपेयर बस करने ये की। इतने सेक्शंस पढ़ेंगे इसमें हम, हाँ, कैपिटल इसमें गेन में? इतना ही पढ़ेंगे। कैपिटल गेन में एक सेक्शन और है 54 जीबी, जो इंपॉर्टेंट है। तो 54 जीबी में आप क्या करते हैं, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की, कोई प्रॉपर्टी सेल की, और सेल करने के बाद में आप क्या करते हैं, कंपनी फॉर्म करते हैं, कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो कंपनी क्या करती है, शेयर्स हम्म। परचेज करती है, वो कंपनी एसेट्स परचेज करती है। तो वहां पे भी एग्जम्पशन मिलती है। हाँ। टेक्निकल एग्जम्पशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें टाइम मिलेगा तो हम कराएंगे। आपके एग्जाम पर्पज के लिए इतनी एग्जम्पशन सफिशियंट, क्योंकि आपको सर एक पूछा चीज नहीं। और थी। हम्म। सर यूनिट 1 की और सर यूनिट 2 की नोट सेंड कर दीजिए कॉमन मेल आईडी पे। वो तो हमने किए हैं नोट्स, हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे किए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप में आप पुराने पोस्ट देखोगे ना, तो यूनिट 1 के